देखें पहला क्वेश्चन, टू फेयर कॉइन्स आर थ्रोन। ये पेपर कौन सा? 21 अक्टूबर नवंबर 51, ये वाला, क्योंकि पीछे 21 23 24 तक लेटेस्ट हैं, तो पीछे से भी मैंने कहा एक पेपर को टच कर लेते हैं। तो ये 21 का 51 देखो, टू फेयर कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम, द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ थ्रोज ऑफ द टू कॉइन्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टू टेल्स एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू टेल्स आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सेवन्थ रो। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहो, जो पी है हमारे पास, वो प्रोबेबिलिटी है किसकी, टेल इंटरसेक्शन टेल, दो दफ़ा फेंको मतलब टेल ही है, तो 1/2, दूसरी दफ़ा भी आपके पास 1/2 ही आएगा, तो इट विल बी लाइक 1/4। पी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो क्यू की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/4 है, तो वो आपके पास आ जाएगी 3/4। देखो ज़रा इसको, पी और क्यू मुझे मिल गया। ये ऑन सेवन्थ रो ज्योमेट्रिक है। जब आपको बता दिया जाए कि एक्सपेरिमेंट इज़ डन अनटिल टू टेल्स आर ऑब्टेन्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू टेल्स विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द सेवन्थ थ्रो। आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया जाए कि ये वाली सक्सेस आपको इतने नंबर पे मिलेगी, तो अब मुझे पता है सेवन्थ नंबर पे मुझे टू टेल्स मिलेंगे, तो इसका मतलब है मैं पहले फ़ेल होऊंगा, 6 दफ़ा मुझे फ़ेल होना पड़ेगा। ये 4 5 6, 7 दफ़ा मैं पास हो जाऊँ, सातवीं दफ़ा मुझे वो वाला रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये निशानी होती है, एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अनटिल सक्सेस अक्कर। जब सक्सेस अक्कर होएगी तो इसका मतलब है कि आप 1 2 3 4 5 6 6 दफ़ा आप फेल होंगे। जब 6 दफ़ा आप फेल होंगे तो आपको सातवीं दफ़ा बेटा जी कामयाबी मिल जाएगी। तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज़ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ योर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर इवेंट पे पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इवेंट सक्सेस का पता होता है। आपको बता दिया जाएगा कि आप डाइस को फेंको, सातवीं दफ़ा तुम्हारा 6 आ जाएगा, तो तुम्हें पता है कि सातवीं दफ़ा तुम्हें सक्सेस मिलनी है। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक ख़ास टर्न के ऊपर आपको सक्सेस मिले, उससे पहले फेलियर ही होगी। ये भी प्री डिटरमेंड है कि आपको पहले पता होगा कि सातवीं दफ़ा अगर सक्सेस है तो 6 दफ़ा हमने फ़ेल होना है। तो जस्ट 6 दफ़ा फ़ेल होना है, तो क्यू की पावर 6 लिख दो आगे, उसके बाद फौरी तौर पर तुम्हारी कामयाबी है। यहाँ पर बाइनोमियल के अंदर देखो, बाइनोमियल में ये नहीं पता होता कि कब कामयाबी मिलेगी, उसमें एन का पता होता है, इधर एन अननोन होता है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एन का पता नहीं होता, पी और क्यू होते हैं, और सक्सेस का नंबर पता होता है कि सेवन्थ टाइम पे हमें सक्सेस मिलेगी। सो दैट्स इट। क्यू की जगह पे बेटा जी आप लिख दो 3/4, इस सारे की पावर 6, और पी जो है ना आपके पास वो 1/4 है। तो इसका आंसर बता दो, 3/4 पावर 6 इंटू 1/4। मिनाहल आनिया बेटा कैलकुलेटर उठा लो और इसको सॉल्व करें। 3/4 पावर 6 इंटू 1/4। 0.0445। 0.0445, दैट इज़ योर आंसर। दिस इज़ 3 सिग्निफिकेंट आंसर। तो ये मार्क स्कीम भी बेटा जी आप इस पेपर की खोल लो और आंसर भी वेरीफाई करते जाएं। दैट इज़ 0.0445। ये ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन था। तो क्योंकि पहले मैंने आपको फेब मार्च के मुश्किल वाले पेपर्स करवाए हैं, तो अब आपका जो पेपर होगा वो इंशाल्लाह नॉर्मल वाला पेपर होगा। Find the probability that it takes more than 9 throws to obtain two tails for the first time. अब more than 9 है, ज्योमेट्रिक के अंदर जब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन होती है, x इज़ ग्रेटर दैन 9 है,
तो q टू दी पावर r होती है, और जो आपका r होगा वही आपकी पावर हो जाएगी। तो q रेज टू दी पावर आपने 9 लिखना है, दैट्स इट। और कुछ भी क्या आपने, मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि ही सेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स मोर देन 9। मोर देन 9 का मतलब है x इज ग्रेटर देन 9 एंड r इज योर 9। तो ज्योमेट्रिक में 3 फार्मूलाज होते हैं, रिमेंबर। ज्योमेट्रिक का पहला फार्मूला तो मैं फार्मूला बनाता ही नहीं हूँ, वो तो जस्ट q की पावर जितनी दफ़ा फेल होंगे वो पावर लिख लिया करो और आगे प्रोबेबिलिटी लिख। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक के अंदर फार्मूला व्हेन x इज ग्रेटर देन r, तो फिर आपने उसका फार्मूला लिखना होता है जस्ट q रेज टू द पावर r। और आखिरी फार्मूला होता है x इज लेस देन r इक्वल टू r। लेस देन होता है तो उसका फार्मूला होता है 1 माइनस क्यू टू दी पावर r। अगर लेस देन 6 होगा तो आपने इधर 5 लिखना है। ग्रेटर देन का जो नंबर होगा वही लिखोगे, लेस देन के अंदर जो नंबर होगा उससे कम लिखोगे। लाइक अगर वो कहता है कि लेस देन 7, तो अब आप लिखोगे 1 माइनस क्यू की पावर 6, क्योंकि 7 से लेस 6 होता है। लेकिन अगर वो लिखेगा x इज ग्रेटर देन r, x इज ग्रेटर देन 9, तो आप 10 नहीं लिखोगे। रिमेंबर, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 फार्मूलाज हैं। पहला जो हम खुद बनाएंगे, पहले में हमें उसने बताया कि हमें 7th टाइम पे ऑन ऑन अ 7th टर्न यू विल गेट योर सक्सेस। तो आपको जब ये पता चल जाए कि एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अनटिल सक्सेस अकर एट द फर्स्ट टाइम, तो उस सक्सेस से पहले सब कुछ फेलियर होगा। 7th पे अगर सक्सेस है तो 6 दफ़ा फेल हुए, q टू द पावर 6p, यू आर डन। लेकिन आगे ज्योमेट्रिक के 2 फार्मूलाज इनइक्वालिटी वाले होते हैं। लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स मोर देन 9 थ्रोज। मोर देन में आपने 10 नहीं लिखना, 9 ही लिखना है। अगर x इज ग्रेटर देन होगा तो आपने q टू दी पावर r वही नंबर लिखना है। लेकिन अगर वो लेस देन होगा, अगर लेस देन 7 होगा तो आप 6 लिखोगे, 1 माइनस क्यू रेज टू द पावर 6। तो ये 3 फार्मूलाज याद कर लो, ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो आपको पता है कि आपका जो फेलियर है बेटा जी, आपका फेलियर कितना है, 3/4 है। तो यू कैन राइट दिस इज 3/4 एंड टू द पावर 9। तो इसका मिनाहल बेटा आप सर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता? तब भी आर ही लिखना है आपने। जब ग्रेटर देन का साइन होगा, आपने आर की जो वैल्यू लिखी होगी ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9 मतलब 9 ही लिखना है। इक्वल टू होगा तो फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा 9 ही लिखना है। लेकिन वो ग्रेटर देन के अंदर इक्वल टू नहीं लिखता ताकि बच्चा 9 की जगह 10 लिख दे, और जो बच्चा ये वाली मिस्टेक करेगा उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, एक्स इज ग्रेटर देन जब आर। उसमें जब उसमें स्मॉलर देन का होगा तब हमने एक कम करना है। जी, जब आपने स्मॉलर देन देखना है तब आपने उससे लेस वाला नंबर लिखना है, और जब ग्रेटर देन बोलेगा तो वही नंबर लिखना है आपने। रिमेंबर दिस। तो ये 3 रेज टू द 3/4 पावर 9, तो क्या आंसर आएगा बेटा? 0.0751। 0.0751 टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा जी ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाओ। पहला क्वेश्चन ज्योमेट्रिक का था। दूसरा देखो, अ समरी ऑफ 40 वैल्यूज ऑफ x गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। k इज कांस्टेंट, सिग्मा x माइनस के 520 है, सिग्मा x माइनस के स्क्वायर 9640 है। गिवन दैट द मीन ऑफ दीज 40 वैल्यूज ऑफ x इज 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इधर जब आपके पास ब्रैकेट सिस्टम आए ना, तो इधर आपने एक फार्मूला लिखना है कि एक्चुअल मीन, जो एक्चुअल मीन होती है इज इक्वल टू के प्लस कोडेड मीन। अब जो कोडेड मीन होती है बेटा जी, वो इस टाइप के चक्कर में होते हैं जिसके अंदर जो है ना आपने सिग्मा एक्स वगैरह। अब देखो मीन का मैं आपको एक फार्मूला सिखा रहा हूँ। अब मेरे पास एक्चुअल मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, ये फार्मूला हमें पता है। साथ राइट पे के एज इट इज़ लिखो, प्लस कोडेड मीन का मतलब है सिग्मा इनटू
एक्स माइनस के ओवर एन। कोडेड के अंदर कोई कांस्टेंट होगा। एक्चुअल मीन, जब इस तरह की डरौनी ब्रैकेट्स को देखो तो उसके लिए फार्मूला लिखो हमेशा एक्चुअल मीन इज इक्वल टू के प्लस कोडेड मीन। तो आप इस वाले वियर्ड, क्योंकि मीन इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते यूजुअली, लेकिन जब वो कोडेड मीन दे देता है जिसके अंदर सिग्मा ब्रैकेट में एक्स माइनस के दिया हुआ है, तो समझो एक्चुअल मीन इज इक्वल टू के प्लस कोडेड मीन होता है। अब सिग्मा एक्स देखो, आपके पास क्या गिवन है, मीन ऑफ दीज 40 इज 34। इनकी जो मीन है, एक्चुअल मीन 34 गिवन है, तो ये वाला फार्मूला एक्चुअल मीन का है, तो इधर 34 लिख दो इज इक्वल टू के। अब जो दूसरी हमारे पास मीन है, ये वाली जो मीन है 520, सिग्मा एक्स माइनस के, सिग्मा एक्स माइनस के, ये कोडेड है, रिमेंबर दिस। ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि कोडेड मीन के अंदर बच्चा गलती करता है। ये सिंपल वाले मीन वाले फार्मूला से नहीं होते। इसका एक ही फार्मूला है, एक्चुअल मीन इज इक्वल टू के प्लस कोडेड मीन। तो के प्लस सर कोडेड, अगर ब्रैकेट में के की जगह कोई नंबर होता तो हम बाहर वो नंबर लिखते या फिर भी के ही लिखेंगे? देखो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। कोडेड मीन के अंदर यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट होता है यूजुअली साथ में, क्योंकि नंबर तो उसने देना कोई नहीं है, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाता है वो। तो ब्रैकेट के अंदर आपका कांस्टेंट होगा। अब आपने ये समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मीन एंड द कोडेड मीन। एक्चुअल मीन तो सिग्मा एक्स ओवर एन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये नंबर्स हों ओपन डाटा में 1 2 3 4, इसको मैं अगर x बोलूं तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा x ओवर 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ हैं, मतलब मैं इनको प्लस कर दूंगा। मैं अगर सिंपल मीन निकालूंगा ना, तो सिग्मा x का मतलब ये है कि भाई मुझे इनको प्लस करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज़ एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन वही है जो आपने बचपन से पढ़ी हुई है, सिग्मा एक्स। अगर टेबल होती तो आप लिखते सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये आपका मीन का फार्मूला है। ये टेबल वाले डाटा की एक्चुअल मीन का फार्मूला, ये ओपन डाटा का मीन का फार्मूला। हमें तो कुछ भी नहीं पता था। ही सेड गिवन दैट द मीन ऑफ दीज 40 वैल्यूज ऑफ एक्स इज 34। तो आपने ये फार्मूला आंखें बंद करके लगा देना है जब आपको क्वेश्चन के अंदर मीन के वर्ड्स लिखे हों, ऊपर अजीब किस्म की इक्वेशंस गिवन हो ब्रैकेट वाली। तो ब्रैकेट वाली जो होती है ना, वो एक्चुअल मीन इक्वल्स के प्लस कोडेड मीन होता है। तो कोडेड मीन की जो आगे वैल्यू है, ये देखो सिग्मा, ये देखो अगर मैं मीन को समझूँ ना, तो ये सिग्मा एक्स माइनस के, इसके नीचे कुछ सम भी तो होना चाहिए ना। टोटल 40 वैल्यूज़ हैं, तो अब इट मीन्स कि ये बन जाएगा 520 ओवर एन। एन तो 40 है मेरे पास, तो ये मेरे पास कोडेड मीन बन गया। ये मेरे पास एक्चुअल मीन जो 34 गिवन था। तो अब आपने बेटा के की वैल्यू निकालनी है 520। अब के कौन सा मसला है, 2 सेकंड में हल कर लेंगे हम। दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ 34, so k is equal to 34 minus 13, तो दिस इज़ गिविंग यू 21। तो k की वैल्यू आ गई 31। देखिए कितने स्मूथली आपने ये k निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट्स के अंदर आप आ जाते हो ना, तो दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल दिस टाइप ऑफ मीन। तो ये कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। एक्चुअल मीन का वही फार्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन सर गिवन है 34 इज इक्वल टू के प्लस कोडेड मीन। कोडेड मीन वो आपके पास मौजूद है। सो वी आर डन। कोई मसला है तो पूछो यहाँ पर मिनाहल। नहीं सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है कोडेड मीन वाला, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द वेरिएंस ऑफ दीज 40 वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहाँ पर वेरिएंस का फार्मूला डिफरेंट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मैंने आपको वेरिएंस सिखाई वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो वेरिएंस का फार्मूला है बेटा जी, वो है आपके पास कोडेड मीन का स्क्वायर, मतलब आपके पास x माइनस के, उधर भी स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय n
अगर ये वाली इक्वेशन कोडेड हुई, कोडेड का मतलब आपके पास के वगैरह हुआ, अब यहाँ पर आगे होल ब्रैकेट लिखो और यहाँ पर सिंपल कोडेड वाली मीन की इक्वेशन x माइनस के ओवर n इस पूरे का स्क्वायर। जो आज हमने किया था उसमें ये था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हो, अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस निकालनी हो तो दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट इज होल स्क्वायर। ये वेरिएंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे एप्लीकेबल है। सिंपल वाली वेरिएंस ये होती है अगर वो बेटा जी कोडेड मीन हुई ना तो कोडेड को फॉलो करोगे, सिंपल हुई तो सिंपल आपके पास स्टैंडर्ड अंडर रूट लोगे, वो स्टैंडर्ड एविएशन बन जाएगी। इधर सिंपल चीज़ होती तो हम ये वाला फार्मूला ना लगाते, बट दिस इज़ नॉट अ सिंपल, दिस इज़ अ कोडेड। अब कोडेड की वैल्यू देखो स्क्वायर वाले की, स्क्वायर वाला कोडेड 9640 के इक्वल है और टोटल 40 है, तो इसकी मीन निकालना हमारे लिए कौन सा मुश्किल है। तो उसकी वैल्यू बेटा गिवन है ऊपर 9640 एंड डिवाइडेड बाय 40 माइनस ये जो कोडेड है, इस कोडेड की वैल्यू हमारे पास 520 गिवन है, ओवर जो है ना इसकी वैल्यू 40 एंड इसका होल स्क्वायर। तो 9640 को बेटा 40 से डिवाइड करो, आपका कैलकुलेटर बताएगा 241 और इसका आंसर ऊपर वैसे 13 हम निकाल चुके थे। ये देखो इसको डिवाइड करो तो 13 डायरेक्ट भी लिख सकते थे और 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन आप पूरा फार्मूला दिखा दें तो बेटा दिस इज़ योर 72, वेरिएंस इज 72। मिनाहल आंसर चेक करो अगर आपने डाउनलोड किया। ये आपका अक्टूबर नवंबर 21 जी सर यही है। यही है बेटा। तो देखें इसको एक दफ़ा फिर समझ लो बेटा जी। हाँ मुझे ये ज़्यादातर दोबारा समझा दे। ये मुझे दोबारा ज़्यादातर ये फीलिंग्स आ रही हैं बेटा जी कोडेड मीन वाला, क्योंकि कोडेड मीन में 90% बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो इस तरह के मीन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही टीचर सर इसमें बस तो यही दो सवाल पूछता है, बस ये वेरिएंस और कोडेड में, मीन हाँ वाले। जी कोडेड के अंदर यही पूछेगा। बाकी सिंपल मीन सबको आती है लेकिन कोडेड मीन नहीं सिखाते। आप जितने भी बैठे हो आपको यहाँ पर फंस जाना था आप लोगों ने, इंशाल्लाह अब नहीं फंसोगे। जब भी देखो मीन वालों में के चक्कर चल रहा है, सिग्मा लिखा हुआ है इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू 520, व्हाट डज दैट मीन। सर ये तो कोडेड है, मतलब एक कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह समझो कि ये कोडेड कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो बंदा मीन की बात कर रहा है। तो मेन इक्वेशन को रट्टा मार लो, एक्चुअल मीन इक्वल्स के प्लस कोडेड मीन। एक्चुअल मीन तो वही फार्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन होता है, उसमें के शे नहीं होता, उसकी उसने वैल्यू बताई हुई है 34। मैंने सिंपल एक्चुअल मीन की जगह सिग्मा एक्स ओवर एन लिखा इज इक्वल टू के प्लस कोडेड मीन। कोडेड मीन हमारे पास 520 थी, टोटल वैल्यूज 40, तो कोडेड ओवर 40 विल गिव अस द मीन ऑफ द कोडेड मीन। तो दिस इज के, यहाँ से के मेरा बिल्कुल जो ये, हाँ जी जो आपने पहले फॉर्मूला में के लिखा हुआ है, कि के हर बार ही निकालना पड़ेगा। जी कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पर, अगर ब्रैकेट के अंदर आपका के है कोडेड तो के को ही डी कोड करना है आपने। अगर के आपकी कोडेड मीन में है तो के की वैल्यू पूछेगा, इधर वो z लिख दे इधर वो w लिख दे तो यहाँ पर पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। वो w भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही फार्मूला लिखना है, एक्चुअल मीन इक्वल्स के प्लस कोडेड मीन। और अगले 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करके साइड पे हुए बैठे होंगे। और इसके वेरिएंस को भी रट्टा मार लो, वेरिएंस कोडेड वाले का जो होगा वो सिग्मा एक्स माइनस के होल स्क्वायर ओवर एन माइनस जो है ना ये आपके पास कोडेड मीन होल स्क्वायर बन जाएगी। तो ऊपर आपको दोनों इक्वेशंस गिवन होंगी, कोडेड विदाउट स्क्वायर एंड कोडेड विद स्क्वायर। तो आपके वेरिएंस में कोडेड स्क्वायर होता है और कोडेड विदाउट स्क्वायर होता है, तो वेरिएंस में कोडेड का स्क्वायर माइनस विदाउट कोडेड का होल स्क्वायर एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। यहाँ पर किसी को मसला है तो पूछ लो। हानिया बेटा समझ आया आपको? जी सर। ओके इब्राहिम? जी सर। ओके अब देखो बेटा जी अगली बात, ये प्रोबेबिलिटी आ गई तो हमने क्या मतलब 2 क्वेश्चन कर लिए, ये 2 तो पहला क्वेश्चन, हाँ जी पहला क्वेश्चन भी हो गया हमारा।
पहला तो वो सिंपल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा हमारा कोडेड मीन था। ये देखो ये सिंपल वाले बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बच्चे को अगर सिखा दो तो यहाँ तक बच्चे के मार्क्स नहीं कटेंगे। अब पार्ट 3 में आ जाओ बेटा। फॉर हर बेड टाइम ड्रिंक सुकी has either chocolate, tea or milk with probabilities 0.45, 0.35, 0.2 respectively. When she has chocolate, the probability that she has a biscuit is 0.3. When she has tea, the probability that she has a biscuit is 0.6. When she has milk, she never has a biscuit. So find the probability that Suki has tea given that she does not have a biscuit. तो इट मीन कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 5 नंबर की। तो पहले जो इसमें है ट्री ना बनाना पड़ेगा। जी ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले खुशी से खुश हो के ट्री डायग्राम बनाया करो। तो यहाँ पर ट्री डायग्राम में आपके पास जो है ना बेटा जी 3 चीज़ें हैं, चॉकलेट, टी एंड मिल्क। चॉकलेट को सी लिखो, टी को टी लिखो और मिल्क को एम लिखो, ये हैं। तो स्टार्ट में तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, यहाँ पर लिख दो 0.45। जो बच्चा अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को ट्री डायग्राम में लिख सकता है वो क्वेश्चन को आसानी के साथ मैनेज कर लेगा। 0.35, ये क्या बन गया 3, 0.35 और आखिर में है 0.2। अब आगे, व्हेन शी हैज़ चॉकलेट प्रोबेबिलिटी दैट शी हैज़ अ बिस्किट इज़, चॉकलेट के साथ बिस्किट होगा या बिस्किट नहीं होगा, बिस्किट होगा, बिस्किट नहीं होगा। अगर वो चाय पिएगी तो उसको बिस्किट मिलेगा या फिर बिस्किट नहीं मिलेगा। दूध के साथ बिस्किट आपने कॉम्बिनेशन बताना है, उस बच्ची का अपना कॉम्बिनेशन है। चॉकलेट के साथ बिस्किट दैट इज़ 0.3, नॉट बिस्किट दैट वुड बी 0.7। टी के साथ बिस्किट 0.6 गिवन है। एक प्रोबेबिलिटी बनती जाएगी, दूसरी हम निकालते जाएंगे। मिल्क के साथ बिस्किट है ही नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी, लिसन, व्हेन शी हैज़ मिल्क, जब उसको दूध दिया जाता है, शी नेवर हैज़ अ बिस्किट, दूध के साथ बिस्किट नहीं खाती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो और नॉट अ बिस्किट दैट इज़ 1। तो ये मैंने ट्री डायग्राम बेटा बना लिया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुकी हैज़ टी। अब टी सुकी को कहाँ से मिल सकती है? अब सुकी को टी वाला ऑप्शन तो ये सेंटर वाली ब्रांच है। अब देखो टी जो है ना, टी हमें कहाँ से मिलेगा? टी तो हमें बेटा जी ये वाली ब्रांच है टी। व्हेन शी हैज़ टी बट शी डज नॉट हैव अ बिस्किट। टी एंड बिस्किट, रिमेंबर दिस पॉइंट, टी एंड बिस्किट पकड़ लो, नॉट बिस्किट। टी के साथ ये वाली है मेरी। Find the probability that Suki has tea given that she does not have a biscuit. Tea but not a biscuit. तो this is the branch. तो आप सबसे पहले अपना फार्मूला लिखो बेटा जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट, सॉरी यहाँ पर लिखना है गिवन दैट, वो फॉरवर्ड स्लाइस होता है। गिवन दैट बी इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, so that is equal to probability of A intersection B over probability of B। लेकिन अब हमारे पास ए बी तो नहीं है, हमारे पास तो अपना ही ड्रामा है। उसके पास T है, तो probability of T given that उसको बिस्किट नहीं मिलेगा, she does not have a biscuit। देखो इसको बनाते कैसे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुकी हैज़ टी गिवन दैट शी डज नॉट हैव अ बिस्किट। सो टी गिवन दैट शी डज नॉट हैव अ बिस्किट, सो आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी टी और नॉट अ बिस्किट की। शी हैज़ अ टी एंड शी डज नॉट हैव अ बिस्किट, जिसको मैंने ये रेड में कलर कर दिया, ये ऊपर लिखी जाएगी। नीचे आप लिखोगे कि भाई शी डज नॉट हैव अ बिस्किट। अरे बिस्किट ना होना तो बेटा जी ऊपर बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। अब देखो बिस्किट, चाय, अगर आप कॉफ़ी लोगे बिस्किट नहीं लोगे तो यहाँ पर देखो सर, ये तो इधर भी है ऑप्शन, ये एक ऑप्शन मुझे बेटा जी यहाँ पर भी मिल सकती है। कॉफ़ी के साथ बिस्किट नहीं मिल सकता, नीचे वो लिखना है कि बिस्किट नहीं होगा, आपके पास बिस्किट नहीं होगा, इधर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ शी डज नॉट हैव अ बिस्किट, that is the conditional probability। listen,
probability of T given that she does not have a biscuit, so that is equal to probability of T intersection does not have a biscuit over biscuit have occurred. तो बिस्किट वाला फिनोमिना उसे मिलना ही नहीं है, अगर वो चाय लेगी तो उसे बिस्किट नहीं मिलेगा। ये निकालना है हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुकी हैज टी। ओके, टी है, गिवन दैट कंडीशन है शी डज नॉट हैव अ बिस्किट। तो अब देखो, मैं सबसे पहले ट्री डायग्राम मेरी मुझे हेल्प करेगी। मुझे चाहिए टी के साथ बिस्किट नहीं होना, टी के साथ बिस्किट नहीं होना, तो उसकी 0.35 है प्रोबेबिलिटी। दिस इज 0.35 मल्टीप्लाइड बाई टी के साथ बिस्किट नहीं है, वो 0.4 है। तो यहाँ पर लिखोगे शी हैज़ टी बट शी डज नॉट हैव अ बिस्किट। दिस इज द प्रोबेबिलिटी इन अबव कंडीशन। अब नीचे में बेटा जी बड़ा पंगा है, उसको बिस्किट कहाँ नहीं मिलेगा सर? चॉकलेट के साथ भी बिस्किट नहीं है, टी के साथ भी बिस्किट नहीं है, और मिल्क के साथ भी बिस्किट नहीं है। तो 3 ब्रांचेस को पकड़ना है। 3 ब्रांचेस को आप लिखोगे शी हैज़ अ कॉफ़ी बट डज नॉट हैव अ बिस्किट, दैट कंडीशन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ब्रांच। In second, she has a tea but she does not have a biscuit, this is also present in the second branch. In the last branch, sir, she has milk but she cannot have the biscuit, so this is also present in the third branch. Probability में जब R होता है उसका मतलब प्लस होता है, तो this condition is present in first branch R, R का मतलब प्लस, in second branch R, in the third branch। तो मुझे ये probabilities निकालनी है और तीनों दफ़ा प्लस करना है। एक और ट्रिक सीख लो, जो कंडीशनल में ऊपर लिखोगे ना, एक दफ़ा वो नीचे भी लिख लिया करो। ये तो रट्टा है, जो ऊपर होगी वो नीचे तो आएगी ही आएगी। अब वो जो नीचे मैंने लिखी हुई है वो 0.35 है, ये वाली एक ऑप्शन में ये लिख दो। अगर इस तरह से रट्टा ना भी लगाओ तो ऊपर से मुझे तीनों मिल गई। ये पहली कि जब वो टी लेगी उसको बिस्किट नहीं मिलेगा, आगे प्लस थोड़ा सा आगे कर दें हम। फिर जी दूसरा कहाँ से हमें मिलेगा जी? जब वो कॉफ़ी के साथ उसको बिस्किट नहीं मिलेगा। कॉफ़ी किधर है? ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी 0.45 है, बिस्किट नहीं मिलेगा 0.7 है। तो दूसरी बेटा बना लो, कॉफ़ी उसको मिलेगी लेकिन बिस्किट नहीं मिलेगा, वो वाला बेटा जी 0.45 मल्टीप्लाइड बाई बिस्किट नहीं मिलेगा और वो 0.7 है। हमें नीचे बिस्किट ना मिलने वाली प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए। अब तीसरा ये है कि उसको दूध मिलेगा लेकिन बिस्किट नहीं मिलेगा, दूध मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, दिस इज 0.2, बट बिस्किट ना मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो वी आर डन, हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाइड हो गई। 0.35 इंटू 0.4 कैलकुलेटर यूज़ करो मिनाहिल बेटा, इट विल बी गिविंग यू 0.14। 0.35 इंटू 0.4 करो बेटा जी, ये आपको दे देना चाहिए 0.315 plus 0.45 into 0.7 is giving you 0.14 and plus the last one is 0.2। अब ऊपर हमारे पास है बेटा ये जी, आपका सेम क्यों नहीं है? जी बेटा आपका ऊपर वाला और नीचे वाला सेम क्यों नहीं है? पहला मैंने पहला डिफरेंट ले लिया, मैंने ये 0.35 0.4 ये सेम ही तो है। तो आपने फर्क क्यों लिखा है 0.4 और 0.315? ओ भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 0.45 इंटू 0.75, ओ एक मिनट, मैंने कैलकुलेटर यूज़ करो, क्या हो गया? क्या कहना चाह रहा है खिजर साहब? नीचे वाली एक दफ़ा बताओ। सर आपने दूसरे वाले की वैल्यू पहले लिख दिया बस। अच्छा, जब हाँ मैंने जी। क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ऊपर वाली 0.4 होगी बस, ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम रिजल्ट देगी। यही अब कह रहा 0. था, आपने सेम लिखना था नीचे। अच्छा, ये लिसन, ये 0.14 तो 0.14 आ गया। अब दूसरी ये 0.35 इंटू 0.4 क्या हो जाएगी? 0.315 देगा, और ये इंटू 1 तो वही 0.4 ही रहेगा। अब ये 0.14 डिवाइडेड बाई टोटल, तो टोटल दिस प्लस दिस कैलकुलेटर से बेटा जी आपका आना चाहिए 0.655, और इनको आप डिवाइड करो तो फाइनल आंसर क्या होएगा? 0.14 डिवाइडेड बाई 28 over 131। 28/131। अगर इसको सिंप्लीफाई करो डेसिमल में ठीक है, नहीं तो यहीं पर छोड़ दो 0.214 टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मिनाहिल आंसर बताओ। जी सही है।
28 जी बेटा, मैं इब्राहिम कुछ कह रहे थे आप? किसी ने कुछ बोला है? आप बताओ, इसमें कोई मसला? अलीना, फ़ारूक, ईमान बेटा। अलीना, आप कहती हो प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगती है। प्रोबेबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर बताओ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किसी को मसला है तो पूछ लो। रानिया, रिहान। नहीं सर। ओके। मैं अलीशा गिलानी। नहीं सर। चलें, शुक्र है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बेटा जी अच्छी तरह से याद कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। A fair spinner has edges numbered 0, 1, 2, 2. Another fair spinner has edges number -1, 0, 1. Each spinner is spun. The number on the edge on which a spinner comes to rest is noted. Random variable x is the sum of the probability number of the two spinners. sum करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। पहले पॉसिबिलिटी टेबल बनाओ, पहले अपना पॉसिबिलिटी टेबल बनाया करो। पॉसिबिलिटी टेबल के अंदर आपने अपनी पहले वैल्यूज़ बता देनी है। यहाँ पर लेट्स सी, हम कहते हैं कि जी देखो, अब अपन हमने जहाँ पर इसकी जो है ना ये बता देनी है। अपना जो है ना ये ऐसे बना लिया करो, ये 1 2, ये आपने अपना टेबल बनाना है जी। यहाँ पर आपने लिखना है कि हमने इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद नीचे आपके पास एक ज़ीरो है, ये वाले चारों नंबर लिखो। ज़ीरो के बाद 1 लिखो, 1 के बाद 2 लिखो, फिर 2 लिखो। ऊपर आपके पास बेटा जी एक -1 है, -1 के बाद 0 लिखो, 0 के बाद आप 1 लिखो। तो बेटा जी यहाँ पर आपने एक वर्टिकल कॉलम बनाना है, यहाँ पर भी वर्टिकल कॉलम बना दो, यहाँ पर हॉरिजेंटल कॉलम बनाओ, यहाँ पर बेटा जी अपना कॉलम बनाओ, और यहाँ पर भी अपना कॉलम बना दो। अब यहाँ पर आखिरी लाइन हमारी थोड़ी सी ये वाली, इसके लिए आप थोड़ी सी जगह नीचे करके ऐसे बना लो। अब यहाँ पर जो है ना ये आपके पास हमारा काम हो जाएगा। तो आपने जल्दी जल्दी ये काम करना है, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि इनका सम, तो -1 और 0 को प्लस करो तो -1 आएगा, 0 को 0 में करो तो 0, 1 को 0 में ऐड करो तो 1 आएगा, 1 को -1 में ऐड करो तो बेटा जी 0 आएगा, फिर आपके पास जो है ना 1 आएगा, और फिर आपके पास जो है ना 2 आ जाएगा, फिर आपके पास जो है ना हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पर 3। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए जो है ना आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं यहाँ पर, कि सर ये मेरे पास जो है ना ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन रहा है। उसके अंदर जो है ना आपने बेटा जी यहाँ पर x लिखना है, और यहाँ पर आपने अपनी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, यहाँ पर x और यहाँ पर p ऑफ x। अब आपके पास जो आउटपुट है, आउटपुट के अंदर -1 है, तो यहाँ पर -1 लिखो, -1 के बाद बेटा जी 0 लिखो, 0 के बाद आप 1 लिखो, 1 के बाद 2 लिखो, 2 के बाद 3 लिखो। ये आपको रिज़ल्ट मिल गए हैं। अब देखो -1 अंदर कितने हैं, -1 हमारे पास अंदर एक ही है, तो ये ऊपर कितने हैं, 4, और इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 4 हैं, 4 3s are 12। मेरे पास टोटल आउटकम 12 हैं। तो -1 एक दफ़ा आया हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 12 होगी। 0 1 2, मेरे पास 2 दफ़ा 0 है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 12 हो जाएगी। ये आपने x खुद बनाना है बेटा जी। अब 1 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 2 3, आपका 1 3 नहीं 4 दफ़ा, कितनी दफ़ा है 1 आपके पास 4 दफा है सर। मैंने कोई गलती कर दी है। 1 आपके पास 1 2 3 4 दफ़ा ही है, तो 4 आउट ऑफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा बेटा। तो दिस इज़ 4 आउट ऑफ 12। 2 कितनी दफ़ा है आपका, 3 दफ़ा 2 है, तो दिस वुड बी 3 आउट ऑफ 12। और 3 कितनी दफ़ा है सर, 2 दफ़ा है, तो 2 आउट ऑफ 12। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई आपको, ख़त्म, आपको 3 मार्क्स मिल गए। ये वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें तुम्हें x ना मिला हो, एक स्पिनर मिला हो, तो उस स्पिनर का पॉसिबिलिटी डायाग्राम बनाते हैं। तो द पॉसिबिलिटी डायाग्राम और द चेकर बोर्ड, जो भी नंबर्स हों लेफ़्ट कॉलम पे भी लिखो, राइट कॉलम पे भी लिखो। वो सम बोले सम कर दो, वो प्रोडक्ट बोले मल्टीप्लाई करते जाओ, टेबल फिल कर लो। एंड आफ्टर दैट
आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, एक्स का हमें पता नहीं था, तो इधर एक्स लिखो, इधर प्रोबेबिलिटी। जो आउटपुट आपके पास हैं उनको काउंट करो। देखो -1 मिला, इधर -1 लिखो, 0 लिखा, मैंने 0 लिखा, 1 2 3। -1 कितनी दफ़ा आया, और टोटल जितने टॉप पे नंबर लिखोगे 1 2 3, नीचे 1 2 3 4, 4 3s are 12, आपकी टोटल आउटकम 12 हैं, और हमने उसको काउंट करके अपनी प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट किया। अब पूछेगा वेरिएंस। अब इधर की वेरिएंस देखो, इधर की वेरिएंस का फार्मूला और है। इधर की जो वेरिएंस का फार्मूला है वो है बेटा जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर होल स्क्वायर लिखो। दिस इज़ द फार्मूला। अब यहाँ पर ना आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है और ना आपके पास स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो अब यहाँ पर x के साथ इधर एक कॉलम बनाओ x स्क्वायर का, और यहाँ पर सारे x स्क्वायर ले लो। -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर बेटा जी 9 होगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो ये मेरे पास x का स्क्वायर आ गया। मुझे यहाँ पर चाहिए सिग्मा x का स्क्वायर p ऑफ x का आंसर। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको मुझे यहाँ पर एक और कॉलम बना लो। इस कॉलम के अंदर मैं इसके नीचे लिखूँगा, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप x स्क्वायर को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करते जाओ। अपने x स्क्वायर को p ऑफ x से, x स्क्वायर 1 है, उसको 1/12 से मल्टीप्लाई करो। पहला आंसर 1/12। फिर 2/12 को 0 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा आंसर 0। 4/12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तीसरा आंसर 4/12। 3/12 को आप अपना 4 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो है ना कितना आ जाएगा बेटा जी, 3/12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर मैं यूँ लिखूँ 3/12, इसको 4 से, 4 3s are 1, तो ये 1 आ गया। तो ये सारे एक्स स्क्वायर आ गए। अब आपने क्या करना है, इधर फार्मूला डायरेक्ट लिखो। आप लिखो सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमें चाहिए, हमें वेरिएंस के लिए ये चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर आपको एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है प्रोबेबिलिटी से। आपका देखो एक्स कितना है आपके पास, -1 है, तो -1 को मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोबेबिलिटी 1/12 प्लस दूसरा x आपके पास है 0, 0 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो 2/12 प्लस x को, x इज़ 1, उसको मल्टीप्लाई करो 4/12 के साथ प्लस 2, और उसको प्रोबेबिलिटी 2/12 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस आखिर में 3 भी है, तो 3 इंटू 2/12, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर में, तो आपके पास, मिनाहिल पहले ज़रा इनका रिज़ल्ट बता दो मुझे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का। फ्रैक्शन में बताइएगा। सर 5/4। ये आपने एक्स और एक्स और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कराया, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया है। सीधा सीधा आप वो जो आखिरी कॉलम बनाया उसको सारों को ना प्लस कर देते। बस वही फिर समझाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरा डिटेल में लिखना ज़्यादा समझा, वहाँ पर किसी को कॉलम मुश्किल लगे। एक्सपेक्टेड स्क्वायर ऑफ एक्स में क्या करना है आपने जो उसका स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर का आंसर 1 है, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब जो एक्स स्क्वायर के आंसर हैं, एक्स स्क्वायर का आंसर 1 था, अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पर 1 स्क्वायर लिख दो कि हम यहाँ नए सिरे से निकाल रहे हैं। 1 का स्क्वायर लेकर उसको 1/12 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 का स्क्वायर लेकर, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 12, फिर तीसरी आपने करनी है 1, सर 1 का स्क्वायर लेकर उसको आपने 4/12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने बेटा जी 2 के स्क्वायर को आपने 3/12 से मल्टीप्लाई करना है, आखिर में 3 के स्क्वायर को आपने बेटा जी 2/12 से इधर से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आएगी। अब इधर जो आंसर आ चुका है ये 5 बाई आपके पास जो है ना 4 है,
तो यहाँ पर आप लिखोगे 5/4 सर इसका स्क्वायर माइनस मिनाहल इसका आंसर बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का, वो यहाँ पे लिख देंगे, हमारी वेरिएंस आ जाए। 35/12। शाबाश। तो बेटा जी ये 35/12 इसका स्क्वायर नहीं लेना, ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड प्रोडक्ट है, तो बस यहाँ पर आप इसका आंसर निकाल लो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो हमारा हो गया वेरिएंस का काम भी तमाम। बेस्ट यही है कि पहले वेरिएंस का फार्मूला लिख देना है एग्जामिनर को। वेरिएंस का फार्मूला लिखने के बाद, क्योंकि फार्मूले में आप दिखाओगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस होल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है, तो आप पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स उसको निकाल के दिखाओ, उसको सम भी कर दो, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर करके दो। बेशक कॉलम ना बनाओ, जैसे मैंने इधर 1 का स्क्वायर लिया, मतलब एक्स का स्क्वायर हो रहा है इनटू प्रोबेबिलिटी, एक्स का स्क्वायर into probability plus x का स्क्वायर एंड सो ऑन, तो वी विल बी डन विद दिस। यहाँ पर कोई मसला है किसी को? अलीना फरूक आप बताओ। फिर भी कहते हो सर S1 मुश्किल है। बेटा S1 में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सोचा है कभी इनके थ्रेशोल्ड क्यों हाई हैं? क्योंकि ये आसान है। कभी मुश्किल पेपर का भी थ्रेशोल्ड हाई हुआ है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इस वजह से आप लोगों को S1 मुश्किल लगता है। S1 मुश्किल नहीं है, ना ही M1 है, क्योंकि इन दोनों के थ्रेशोल्ड हाई है। पिछले सालों के उठा लो, आप थ्रेशोल्ड से ही तो अंदाज़ा लगाते हो ना कि कोई कंपोनेंट कितना मुश्किल है। P3 को मुश्किल इसलिए बोला जाता है कि उसका थ्रेशोल्ड भाई 75 से 54 पे आ जाता है, कभी कभी 48 पे चला जाता है। तो इट मीन लोग कहते हैं सर P3 जो है ना बेटा हार्ड है, P1 भी हार्ड कंसीडर होता है। M1 और S1 को कौन हार्ड बोलेगा? पिछले कई सालों से आप उठा लो, आंसर क्या है आपका? थ्रेशोल्ड 40 से ऊपर ऊपर जाता है, तो फिर ये तो सुपर इजी हुए इसका आंसर क्या आया पिछले वाले का? जी। आंसर क्या आया पिछले आंसर वाले क्या का? आया था वो तो आपने निकालना है, 5/4 और इसका क्या था, ये 5/4 का स्क्वायर और 35/12 में से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। 65/48 था। आंसर इसका आ गया 65/48। ये लो 65/48 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, जी अब अगले क्वेश्चन के अंदर आ जाओ बेटा। तो इसलिए आज के बाद आप लोग कोई भी नहीं कह सकता बेटा जी ये मुश्किल पेपर्स होते हैं, दिमाग ख़राब स्टूडेंट को वो बोलते हैं, वो कहते पूरी दुनिया इसको एग्ज़ाम देती है। थ्रेश होल्ड कभी भी इनका डाउन नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ। 42 इसका कितना 43, होता है? हाँ इसका कितना होता है? M1 वाला नहीं 41 होता है? 42 43 पे है इसका भाई थ्रेश होल्ड, 45 प्लस पे ए स्टार होता है। तो आप उठा के देख लो थ्रेश होल्ड, इंटरनेट है आपके पास, ये दोनों कंपोनेंट सुपर इजी कंसीडर होते हैं पूरे जोन में। तो भाई जब इसका मतलब है बाकी जोन वाले हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं जी S1 को और M1 को कि इस ये हाई थ्रेश होल्ड पे चला गया है P1 और P3, तो लिहाजा हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश करो, ये बोल के नहीं बच सकते सर ये भी मुश्किल है। तो भाई ये भी मुश्किल है वो भी मुश्किल है, तो फिर सब कुछ तो मुश्किल है। एनीवे, Raman and Sanjay are members of a quiz team which has 9 members in total. 2 photographs of the quiz team are to be taken. For the first photograph, the 9 members will stand in a line. 9 members stand में खड़े हो जाएंगे. How many different arrangements of the 9 members are possible which Raman will be at the center? रमन पे जो है ना कंडीशन लगा दी गई है, रमन सेंटर में खड़ा हो जाएगा। तो आपके पास पहले स्पेसेस बनाओ 1 2 3 4, क्योंकि 9 लेटर्स वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेंटर में वो बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक में तो रमन खड़ा हो गया, ये रमन की स्पेस आपके पास आ गई। तो भाई रमन जब कंडीशन पे एप्लीकेबल हो गया तो बाकी आपके पास जो है ना कितनी पोजीशन बन गई, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वुड बी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8 फैक्टोरियल। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 नंबर मेंबर्स, अब ये एक नंबर सेंटर में आएगा तो जो बच जाएंगे वही 8 फैक्टोरियल आएगा आंसर। और 8 फैक्टोरियल का क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? 40320। मिनाहल बेटा आंसर चेक करो, 40
320। जी सर यही है। दैट्स इट। एक नंबर हो ना, अगर एक बंदा सेंटर में खड़े, दो हो ना स्टैंड टुगेदर, उसको बॉक्स में बंद करते हैं, फिर वो बॉक्स एक ऑब्जेक्ट बनता है, यूनिट बनता है। अकेला बच्चा कोई, उसको आपने साइड पे कर देना, ख़त्म। सेंटर में खड़ा है तो आपकी अरेंजमेंट, इसने तो खड़ा ही सेंटर में है, इसमें तो खड़ा ही सेंटर में होना है, इसमें कौन सी अरेंजमेंट हमने करनी है? कुछ भी नहीं करनी। बस 8 वेज ही बनेंगे, दैट आर 8 फैक्टोरियल। अब अगले पार्ट में आ जाओ। How many different arrangements of the 9 members are possible in which Raman and Sanjay are not next to each other? अब आपने रमन और संजय का काम करना है। ये अब एक लाइन में आ रहे हैं। अब आप रमन और संजय को एक लाइन में खड़ा कर दो। पहले मैं देखें, वो कहेगा नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, मैं इनको इसका आप एक निकाल सकते हैं, इसका आप क्या कहते हैं, पहले नेक्स्ट टू ईच अदर का निकाल लें और बाकी सारों का निकाल लें, उससे माइनस कर दें। यही कर रहा हूँ बेटा जी, यही कर रहा हूँ। तो पहले इधर हेडलाइन दे दो, मैं यहाँ पर नेक्स्ट निकाल रहा हूँ, नेक्स्ट टू ईच अदर। मैं पहले नेक्स्ट टू ईच अदर निकाल रहा हूँ। आर एस खड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास 7 आ गए, ये एक यूनिट भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो हो गया 8 फैक्टोरियल। दो डब्बे में बंद हो गए तो सर 2 फैक्टोरियल। अब ये आर एस हैं, बंदे हैं, रमन एंड संजय हैं, यू कैन नॉट डिवाइड इट। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है जब इकट्ठे खड़े होंगे? 8 फैक्टोरियल एट इंटू टू, जीरो कितना आया? 806 80640 is the answer when Raman and Sanjay are next to each other. अब ये एक साथ खड़े हो रहे हैं। हमने तमाम टोटल अरेंजमेंट निकालो 9 लेटर्स की। तो आपको बोला हुआ है फॉर टोटल, जितने लोग जितनी जगह 9, तो 9 फैक्टोरियल। तो सीधा 9 फैक्टोरियल मारो इस पे। तो 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 362880। 362880। अब हमने नेक्स्ट नॉट टुगेदर, अब टोटल में से वो माइनस कर दो भाई, डन। दिस इज़ वेरी कूल अप्रोच कि जब आपको नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर फाइंड करना हो, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, जब आपने नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर निकालना हो तो टोटल में से नेक्स्ट टू ईच अदर निकाल दो। सिंपल, 2880 माइनस आपके पास है 80640। क्या आंसर है इनका डिफरेंस? 282240। 282240। मिनाहल बेटा आंसर चेक करो। यही है। यही है? हाँ जी। जी सर यही है। गुड हो गया। तो आपके पास देखो परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी बेटा जी हमारे पास हो गई। जब उसने कहा नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, इट मीन यू आर सपोज टू गेट नेक्स्ट टू ईच अदर पॉसिबिलिटी, दैट इज 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, then get the total factorial, total arrangement of the 9 members, and then subtract from the total the possibility when they are next to each other, then you will be getting not next to each other. That's it. Next part. Follow the second photo. For the second photograph, the members will stand in 2 rows with 5 in the back row and 4 in the first row. Okay. तो अगर 9 में से 5, तो 9 माइनस 5, अब डिवीजन हो गई 5 के साथ 4 की। अब अगर मैं देखूं 5 को पिछली रो में खड़ा करना है, गौर से देखो, 9 में से 5 को पिछली रो में खड़ा कर दो, फिर बाकी तो 4 बच गए, 4 को आगे खड़ा कर दो, ख़त्म कहानी। 9C5 इंटू 4C4, आंसर निकालो क्या आता है? 126। चेक कर लो बेटा जी, यू आर डन, खत्म। how many different ways can the 9 numbers be divided into group of 5 and group of 4? 9 में से 5 सिलेक्ट करो, फिर 4 बचेंगे, 4 में से चारों को सिलेक्ट कर लो, 9 हो गए अरेंज।
या फिर आर, इसको यूं भी कर सकते हो, सर मैं 9 में से 4 इकट्ठे कर लूं अगर, तो फिर बेटा 5 बच जाएंगे, 5 में से 5 सिलेक्ट कर लो, इसका भी आंसर यही आएगा, चेक कर लो। दो ऑप्शंस हैं। देखो, अगर मैं 9 में से 5 को सिलेक्ट कर लूँ, 9C5, मेरे पास 4 बच जाएंगे, 4C4, इट विल गिव मी 126। या दूसरी सोच भी तो है कि आप जो है 9 में से पहले 4 सिलेक्ट कर लो, फिर 5 सिलेक्ट कर लेना, तो दोनों आंसर ठीक होंगे। इसका आंसर भी चेक करो, मेरा हाल यही है, 126। जी सर, यही है। गुड। तो इस पार्ट डी पे देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, ये चेक करो। 4 मार्क आखिरी, 4+2 6 मार्क, 6+3 9 मार्क, 9+1 10 मार्क। आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ रहा बेटा जी, इसलिए इसको पक्का करो, नहीं तो इसने आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे देना है। अब आखिरी सिचुएशन देखो, फॉर अ रैंडम डिवीजन इनटू ग्रुप ऑफ 5 एंड अ ग्रुप ऑफ 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमन एंड संजय आर इन द सेम ग्रुप एज ईच अदर। अगर आपके पास 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर में रमन एंड संजय, हानिया बेटा समझना, रानिया स्पेशल जिनके वीक है परमोटेशन, उस समझने की कोशिश करो। 10 में से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर भी ले जाओ ना, तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ नहीं होगा। दो बच्चों को रमन और संजय इधर घुस गए, 9 में से 2 तो बैग में घुस गए बेटा जी आपके पास, बाकी कितनी सिलेक्शन करोगे? सर बाकी 7 में से मैं 3 सिलेक्ट कर लूँगी। ये तो ऑर्डर में आ गए ना, रमन एंड संजय ग्रुप में खड़े हो गए एंड 7C3 बाकी दूसरी हो जाएगी। या फिर क्या आपके, मतलब? हाँ क्या मतलब? मतलब ये कि रमन एंड संजय एक साथ मैंने खड़े कर दिए। अब दूसरी, ये 5 जी ग्रुप थे, हाँ जी जी बोलो। टोटल 9 थे। ऊंचा बोलो, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप बोले बोले। अच्छा, आर एन एस यहाँ पर खड़े हो गए, बाकी जो 4 का ग्रुप है उसको आप 1 2 3 4 वो किसी एक ग्रुप में खड़े हो जाएंगे। अगर वो 5 वाले ग्रुप में खड़े हो गए, 9 में से 2 इधर एडजस्ट हो गए, 7 बचे, 7 में से 3 इधर, 3+2 5 की अरेंजमेंट हो गई। और अगर वो 4 ही लाइन में खड़े हो गए तो आप लिखोगे 4C4, क्योंकि रमन और संजय तो उधर खड़े हो गए। तो अब आप लिख दो कि भाई इन दोनों को हमने क्या करना है, कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई होती हैं। 7C3 इंटू 4C4, बताओ ये कितना आंसर आएगा? 35। अब यहाँ पर एक बात मेरी समझ लो, ये 5 वाले वाले ग्रुप में खड़े थे, रमन एंड संजय 5 वाले ग्रुप में घुस गए थे। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमन एंड संजय आर इन द सेम ग्रुप एज ईच अदर। पहले मैंने 5 वाले में रमन एंड संजय को खड़ा किया, 9 में से 2 एडजस्ट हो गए, 5 था तो 9 में से 2 गए तो टोटल 7 बच गए, 7 में से 3 सिलेक्ट कर लो तो 3+2 5 का ग्रुप अरेंज हो गया। फिर बाकी जो 4 बच्चे थे, संजय और रमन उधर नहीं गए, वो 4 के 4 4 4C4, 4 में से चारों सिलेक्ट कर दिया आपने, तो 7C3 इंटू 4C4 इज योर ऑप्शन नंबर 1। अब दूसरा ये कि रमन एंड संजय 4 वाले ग्रुप में घुस जाएंगे। रमन एंड संजय अगर 4 वाले ग्रुप में घुस जाएं तो याद रखो 9 में से आप जो ना 2 रमन एंड संजय घुस गए यहाँ पर, रमन एंड संजय नाउ आर इन द ग्रुप ऑफ 4। 9 में से 2 माइनस कर दो तो यू विल बी लेफ्ट विद 7, लेकिन उसमें से 4 का ग्रुप है तो हमें 7C2 करना पड़ेगा। बाकी जो 5 वाला ग्रुप है वो तो डिस्टर्ब ही नहीं होगा, वो 1 2 3 5 में से 5 ही सिलेक्ट कर लो, 5C5 सिलेक्ट कर लो। अगर रमन एंड संजय ग्रुप 4 में एंटर होंगे तो 9 में से 2 रमन एंड संजय सिलेक्ट हो गए, 9 से 2 सिलेक्शन हो गई, टोटल 7 बचे। 7C2 का मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ से पकड़ लिए गए तो रमन एंड संजय 2+2 4 का ग्रुप सेटिस्फाइड। बाकी 5 में कोई नहीं घुसा, वो 5 में से 5C होगा। तो यहाँ का बेटा जी बना दो आप 7C2 मल्टीप्लाइड बाई 5C5 एंड द आंसर इज 21। 21।
अब पिछला 35 और इसको प्लस करो 21 को, टोटल कितना हो जाएगा? 35 प्लस 21 56। 56 आएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्टार्ट में टोटल कितना निकला था हमारा? 126। अब प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। 56 को 126 से डिवाइड करो, क्या आती है फ्रैक्शन? 4/9। 4/9। मिनाहल बेटा आंसर चेक करो, क्या आपका यही आंसर है? जी सर यही यही है। है। तो बस 5 क्वेश्चन हो गए बेटा जी, क्या मुश्किल है इसमें? मुझे पहले ये बताओ। अब जी आपने, ये आ गया आपका बॉक्स एंड विस्कर, स्टेम एंड लीव। देखें कितना ही आप कह सकते हैं ना, स्टूडेंट लवली पेपर आप कह सकते हो इसको ना, फ्रेंडली पेपर है आप लोगों के लिए, जो है ना कि सारी चीज़ें आपके माइंड के हिसाब से सेट की हैं। फेब मार्च वाला सिर्फ काफ़ी टफ बनाता है। तो इधर एक साइड पे रेबल्स हैं, तो बेटा जी यहाँ पर एक साइड पे रेबल्स लिख दो कि ये रेबल्स हैं। अब हम अपना वो खुद बनाएंगे। दूसरी साइड पे आपके पास शार्क्स हैं, यहाँ पर शार्क्स लिख दो। और सेंटर में जो है ना बेटा जी आपने अपना ये वाला कॉलम बना के खुद देना है, उसको 4 नंबर का है। तो इसके लिए पहले आप की बनाया करेंगे। यहाँ पर की आप बना देंगे जी 9, और यहाँ पर हम कह सकते हैं 3, और यहाँ पर 2, विच मीन्स अगर मैं इसको यूं पढ़ूंगा तो ये मेरे पास होगा 93 kg, और दूसरी तरफ पढ़ूंगा तो ये बन जाएगा 92। तो मैंने की बना डाली। अब की के अंदर जो है ना यहाँ पर आप लिख दो 6, क्योंकि यहाँ पर डाटा आपका 99 तक जा रहा है। 6 7, उसके बाद आप लिख दो जी 8 9 और 10। अब रेबल्स की तरफ चलेंगे। रेबल्स पहली ब्रांच में है, तो 6, इसमें 6 वाला कोई नंबर ही नहीं है, तो उसके आगे कुछ भी ना लिखो। 7 के आगे 75 है, तो आप यहाँ पर जो है ना 5 लिख दो। 5 के बाद यहाँ पर बेटा 8 अपनी लिख दो। की दिखाएंगे आप? जी की दिखाएंगे अपनी? की मेरी देख लो बेटा जी, ये गोल्डन की है। 9 सेंटर में, 3 लेफ्ट पे, 2 राइट पे। इसका मतलब है मैं लेफ्ट पे पढ़ूंगा तो 93, राइट पे पढ़ूंगा तो 92। अगर कोई प्रॉब्लम है की के साथ, मेरी के साथ, तो अपनी बना लेना। 8 सर हम दो अलग-अलग कीज बनाएंगे या एक ही बनाएंगे? दो बेटा जी, देखो वैसे एक है। शार्क के लिए पढ़ोगे तो राइट साइड पे देखो, शार्क के लिए, शार्क में 65 है। अगर मैं यहाँ पर बेटा जी 6 लिख दूँ और यहाँ पर बेटा मैं 8 लिख दूँ, तो इसको यूँ रीड करो 66 68, ये 66 और ये 68। रीडिंग लेफ्ट राइट पे पढ़ा करो आप, अलग कैसे बनाओगे? सेंटर में एक नंबर लिखो, उसके लेफ्ट पे लिखो, राइट पे लिखो। जब लेफ्ट पे पढ़ोगे तो 93, राइट पे पढ़ोगे तो 92। क्लियर? राइट पे 6 8 लिख दो, 7 के राइट पे 171 72 74 जी 75 दो दफ़ा आया हुआ है। 75 76 78 जी। क्लास एंड होने वाली है। अब ये एक क्वेश्चन रह गया, मैं अब इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर वो दोबारा मैंने लिंक सेंड नहीं करना। अभी मैं थका हुआ हूँ, कल भी रात को 4 बजे सोया हूँ, सुबह की क्लास है, कल भी प्रेशर आपका हेक्टिक है। ये पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी अब इजी रह गया है, तकरीबन सारा तो कंप्लीट हो गया है, एक क्वेश्चन रह गया है। तो जितना होता है, 8 के बाद बेटा जी यहाँ पर आप लिख दो 0, 0 के बाद जो है ना 2, यहाँ पर 2, उसके बाद जो है ना बेटा जी 3। पूरे डाटा पे नज़र रखते हुए आपने सारा डाटा जो है ना यहाँ पर लिखना है, जो वहाँ पर गिवन होगा। राइट साइड पे जी 3 3 4 5 और 6 होगा। 9 के बाद यहाँ पर 3, 3 के बाद जो है ना 5 और 9, राइट साइड पे 2, 10 के बाद इधर 2। अब आपने इधर मीडियन लगाना है। एक चीज़ बस याद रखो, इधर मैं फार्मूलाज लिख के दे रहा हूँ। फार्मूलाज में ये है कि अगर हमें मीडियन चाहिए, यहाँ पे अब आपने मीडियन का अगर फार्मूला लगाना है, लुक, अगर आपने यहाँ पर मीडियन का फार्मूला लगाना है तो मीडियन इज़ n+1/2 वैल्यू। और आपका लोअर क्वार्टाइल जो होता है, आपके पास लोअर क्वार्टाइल होता है 1/4 n+1 वैल्यू। और आपके पास अपर क्वार्टाइल जो होता है Q3, वो होता है 3/4 n+1 वैल्यू।
और जो IQR होता है वो आपके पास होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो बॉक्स एंड विस्कर के लिए आपके पास बना दिए गए। अगर दूसरा आपने ड्रॉ करना है तो उसके लिए ये 5 वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द डाटा, मैक्सिमम, और यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल Q1, यहाँ पर अपर क्वार्टाइल Q3, यहाँ पर मीडियन Q2। तो यहाँ पर ऐसे इसको बड़ा करके यहाँ पर और ये यहाँ पर और यहाँ पर ये आपके पास बॉक्स एंड विस्कर जो है ना बन जाया होता है। एवरेज वेट वगैरह निकालना है आपने, कमेंट उसको देना है मीडियन की बेस के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 7 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है। म्यू हमारे पास बेटा जी आ चुका है जी 125, और आपके पास जो सिग्मा है वो आपके पास है 24। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की, दैट इज़ ग्रेटर दैन 142। सो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ z विच इज़ ग्रेटर दैन 142 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 24. So this is giving you z that is greater than 17 over 24. Use your calculator and get the probability, that is 0.23937, and for expected value of x you can multiply it the 365 into probability 0.23937, and the final answer is 87 days. We are done with this. Find the probability fewer than 2 or 10. This is binomial distribution. If your p of x is greater than 142 and this is equal to 0.239, so this is your probability p, and your q is 1 minus this, so this would be 0.761, and your n is 10. So I want to get my probability of x that is less than 2. So it will be equal to probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1, and then you can apply your formula NCR p to the power r q to the power n minus r, and you will be getting your answer. On a 90% day we have a reverse probability, that is z1. Look, we have negative z1, that is phi inverse of more than, that is 0.9, and this value can be looked at from the critical value, and that is 1.282, and then you can apply the formula z equals x minus mu over sigma, and you have your z, that is minus 1.282 is equal to x, and x is t and mu is 125, and that is 24. So your t is calculated like 94.2 till 3 significant figures. So we are done with this paper.